तो प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं एंड उस टॉपिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट, देखिए हम लोगों ने दो मेथड सीखा है। राइट, पहला मेथड था एलिमिनेशन मेथड एंड दूसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, उन दोनों से हमने समझा, लेकिन ये तीसरा मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हम लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट इजीली सॉल्व कर सकते हैं? यस। क्या उन दोनों के कंपैरिजन में भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं? यस। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो शायद आपको लगा होगा कि ये तो सबसे मुश्किल है, और मुश्किल को मैं इजी क्यों बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, है ना। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि इसको समझने के बाद आप हमेशा लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल के क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करना पसंद करेंगे। तो चलिए आइए, तो देखिए सबसे पहले मैं इस मेथड को डिराइव करेंगे। हमें लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, हम बिल्कुल मेमोराइजेशन पे नहीं जाएंगे मैथ्स में। तो पहले इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए, हम किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं ना, ऐसे पहले अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, कुछ समथिंग लाइक दैट, इस तरह से लिखते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर मैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आप जरा देखेंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पहले इक्वेशन में एक्स वाई और कांस्टेंट है, दूसरे में भी एक्स वाई और कांस्टेंट है। ये इक्वल के उस तरफ जो मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाएगा। तो मैं इसको बेसिकली यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर बेटा मैं प्लस लगा देता हूँ, है ना। प्लस लगा सकते हैं हम लोग। चलिए मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये मैं हटाता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेट में आ गई ये चीज। अब आप देख सकते हो कि पहले इक्वेशन में y है और x है, लेकिन x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, और दूसरे इक्वेशन में भी वही है। अगर मैं बोलूं कि सर पहले इक्वेशन में जो x y का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है ये अगर बराबर हो जाए दूसरे में भी, तो इक्वेशन तो वही हो जाएगा, सेम सेम इक्वेशन हो जाएगा। और हमें सेम सेम इक्वेशन नहीं चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में लिख के कुछ रूल्स बनाने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा? a1 x प्लस, फिर 3 को मैं क्या लिखूंगा, यानी y के कोफिशिएंट को b1 y, ओके, b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। आपने पूछ सकते हैं कि सर a1 b1 c1 क्यों लिखा? आप abc लिख सकते हैं बेटा, इसलिए लिखा कि मुझे दूसरा इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा और उसमें मैं a2 b2 c2 रखूंगा। क्यों? आप देख सकते हो कोफिशिएंट सबका अलग अलग है ना। ऊपर वाले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है नीचे वाले में वो नहीं है, और सपोज दैट ये हो गया तो x का तो जरूर नहीं होगा, और सपोज दैट ये भी हो गया तो सर कांस्टेंट हम तो बराबर नहीं होगा। अगर तीनों ही बराबर हो गए तो सर ये तो एक ही इक्वेशन हुआ, और एक इक्वेशन लेकर हम करेंगे क्या? चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं दूसरा लिखता हूँ, है ना, ये दूसरा मैं लिखता हूँ, और मैं इसको बोलूंगा a2। बेटा x तो वही रहेगा, तो x तो वही रहेगा सर। फिर ये देखिए b2 एंड y प्लस यहां पर क्या हो जाएगा c2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा। तो ये देखिए, जो हम नंबर्स रखते हैं हमने उसको एक वेरिएबल के फॉर्मेट में रख दिया, जहां पर मेरा a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये नंबर्स है, x और y वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हो गया, तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए। अब मैं एक मेथड बनाने की कोशिश करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इस मेथड को बनाने से पहले मैं इसको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगा, और एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए मैं देखूंगा कि सर ये तो एक नया तरह का मैट्रिक्स बन रहा है, और उस मैट्रिक्स को हम यूज करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बना डालेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। ये देखिए, मैं बोलता हूं कि इस a2 का, ये जो a2 हमारे सामने दिख रहा है, ये a2 सर इसका ऊपर वाले में सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर ले, यही तो होता है कि सर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो x को एलिमिनेट करने के लिए नीचे वाले को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए
A2, यहाँ पर देखेंगे बेटा A2 फिर A1 इंटू एक्स, सही है जी। फिर इसी A2 का B1 में भी होगा तो A2 B1 एंड Y, फिर प्लस, फिर इसी A2 का इस C1 में भी होगा तो बेटा A2 C1 इक्वल टू, इसी A2 का सर 0 में भी तो होगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब सर इस A1 का भी तो करेंगे, ये जो A1 है, यस, ये जो सर A1 है इसका तो अब नीचे वाले में करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर अगर इक्वेशन है हमारा तो ऊपर वाले को हमने ऊपर ही रखा है। ठीक है, आप मुझे बताओ ये वाला इक्वेशन ऊपर वाला और ये एक ही तो है सर, सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसमें जो एक्स वाई है ये चेंज नहीं हुआ है, और दूसरे में भी जो एक्स वाई है मैंने लिखा ही इस तरह से, इसलिए तो दो इक्वेशन है कि दोनों एक्स एक ही होना चाहिए, तो मुझे ए बी सी का यानी एक्स वाई का कौन सा ऐसे वैल्यू मैं लूं कि दोनों में वो एक्स वाई सेम हो जाए। ठीक है, तो आप ये वाला और ये वाला एक ही सेम चीज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये सेम चीज है। अब मैं इस A2 का तो A1 में कर दिया, अब A1 का A2 में करूंगा, यानी उस ऊपर वाले कर लूंगा और नीचे सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखेंगे क्या आ जाएगा, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2, ठीक है, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 इंटू एक्स प्लस, फिर A1 का B2 में भी होगा तो सर A1 मल्टीप्लाइड बाई B2 मल्टीप्लाइड बाई y, फिर प्लस, फिर A1 का C2 में भी होगा, हाँ सर होगा, सो A1 मल्टीप्लाइड बाई C2 इज इक्वल टू, सर A1 का इस लेफ्ट हैंड साइड में तो कर दिया मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब क्या करना चाहिए सर, अब एलिमिनेट कर लेना चाहिए, तो माइनस करूं मैं, देखो ये दो नंबर है A2 A1 इंटू एक्स, A1 A2 इंटू एक्स बराबर है, यहाँ पर मैंने माइनस किया। ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हो इधर x का जो कोफिशिएंट है A2 इंटू A1, दूसरे वाले इक्वेशन में भी x का जो कोफिशिएंट है वो A1 इंटू A2, बात तो एक ही बराबर है, तो सर ये जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया हमारे सामने, आप देख लो जो बच गया हमारे सामने बचा है ये A2 B1 y, फिर बेटा ये माइनस है ना, से दिस इज व्हाट माइनस, फिर A1 B2 A1 B2 एंड y। ठीक है, ये हमने इसको और इसको जोड़ दिया। अब देखो इसको भी उतारना पड़ेगा, तो चलिए उतारते हैं। ऊपर प्लस वाला है, ये देखिए प्लस A2 C1 प्लस A2 C1, और बेटा फिर नीचे क्या है, नीचे वाला उतारना पड़ेगा, माइनस है ये वाला तो उतार लिया। अब ये वाला, क्योंकि इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, तो हमने जोड़ रहे हैं भाई लोग, तो चलिए माइनस A1 C2 A1 C2। ठीक है बेटा, इधर क्या जाएगा, इधर तो सर 0 रहेगा ही। चलिए अब आप एक चीज देखेंगे बेटा, है ना, यहां से यहां तक कुछ कॉमन निकल सकता है, तो जो निकल सकता है उसको निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, हमारे सामने कॉमन जो निकल रहा है वो y निकल रहा है, तो y को कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में हमने डाल दिया। क्या डालेंगे बेटा, A2, ये देखिए सर A2 B1 माइनस A1 B2, ठीक है, यही डालेंगे ना बेटा ब्रैकेट के अंदर, ये कॉमन निकल गया, फिर आगे प्लस है। अब मुझे बताओ कि सर ये जो चीज है यहां से यहां तक, मैं इसको इधर रखना ही नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इक्वल के उस तरफ चले जाए, तो बेटा मैं इसको भी हटा दूंगा और मैं इसको क्या लगा दूंगा, इक्वल। हाँ जी, क्या कहते हैं, तो मैंने इसको इक्वल बना दिया, ये दोनों को उधर ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। तो अब देखो जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा प्लस वाले को पहले रखते हैं, थोड़ा सा दिखने में समझ में आता है। तो ये बेटा A1 C2 माइनस, ये वाला प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो ये A2 C1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब मुझे बताओ y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से बेटा y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो बेटा y इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा इसके नीचे चला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं y का वैल्यू क्या निकला, बेटा y इज इक्वल टू ये वाला पूरा A1 C2
A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाई ये A2 B1 माइनस A1 B2। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, किसका बेटा? y का वैल्यू हमने ले लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इधर ले लेते हैं, है ना, ये आ गया। तो आप देख सकते हो इस चीज को, ये हमने वैल्यू बना लिया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ आपके पास इक्वेशन है, वो y का वैल्यू। ये कैसे आया बेटा? कुछ अगर लॉजिक लगाएंगे, हम कुछ लॉजिक लगाते हैं तो हम देखेंगे कि देखिए y का वैल्यू अगर लिखना है आपको, देखिए हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, हमने कुछ भी तो गड़बड़ नहीं किया। आपका इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो आपने देखो क्या किया सर, पहले तो ऐसा फ्रैक्शन बनाएंगे, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। ऊपर में क्या है सर? A और C इन्वॉल्व है। तो सर अगर y का वैल्यू निकालना है तो मैंने y को क्या किया, ऐसे y को अलग कर दिया। देखिए ये y को मैंने अलग कर दिया, तो A1 और C ये बचा, यानी जिसका वैल्यू निकालना है पहले तो उसको हटाइए, जो बच गया है उसको लीजिए। ऊपर रखना है ना बेटा, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे और x से स्टार्ट करेंगे। तो A1 C2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए A1 C2। फिर अब नीचे का ऊपर वाले से, तो A2 C1, देखिए माइनस A2 C1 है। पहले कौन रखेंगे? पहले सर ऊपर से रखेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस पहले आ गया, तो बाद में कौन आएगा सर? बाद में नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखिए A2 C1 और बीच में क्या लगेगा? माइनस। सर ये तो चलिए समझ में आ गया कि A1 C2 माइनस A2 C1। लॉजिक जिसका निकालना है उसको तो हटाइए, बच गया क्या? x को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले का इसके कांस्टेंट टर्म के एकदम नीचे वाले से हो गया, और फिर माइनस, फिर नीचे वाले का, x के नीचे वाले का कांस्टेंट टर्म के ऊपर वाले से हो गया। अब सर नीचे क्या रखें? तो बेटा नीचे देखो, इसको तो हटा ही दिए थे, इस a का c से किया, अब इसी a का इससे भी करना है, जो जिसका वैल्यू निकालना है उसको तो हमने घेर दिया था, हटा दिया, इसे भी करना है। तो अब लेकिन रखना किधर है? नीचे रखना है, नीचे। बेटा उधर पहली बार में क्या किया था? ऊपर से नीचे किया था, नहीं वो चूंकि ऊपर था इसलिए ऊपर से नीचे। अब हम नीचे से ऊपर करेंगे, तो बेटा नीचे क्या है? A2 माइनस B1। देखिए A2 माइनस B1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A2 B1 माइनस B1 नहीं, A2 B1, A2 B1, ठीक, माइनस लगा दिया। अब सर A1 B2, अब ऊपर से नीचे, तो A1 B2 ये हो गया हमारा। ये तो ये बहुत आसान हो गया। और अगर इसी तरह से मुझे ये बोला जाए कि सर y का फिर वैल्यू निकालिए, तो बेटा मैं y का वैल्यू निकाल दूंगा। अगर यही क्राइटेरिया है y के वैल्यू को निकालने का, तो y का वैल्यू तो निकल जाएगा। हाँ जी, क्या कहते हैं? x इज इक्वल टू, ऐसा लाइन खींचा, ऊपर क्या रहेगा बेटा? अगर x का करना है तो x को तो हटा दीजिए, x हट गया, देखिए x पर ऐसे बोला खींचिए। सर इसको तो टच ही नहीं करना अभी फिलहाल। ये वाला B1 C2 होगा कि नहीं होगा? चलिए सर यहाँ पर B1 C2 माइनस ऊपर वाले का नीचे वाले से, फिर नीचे वाले का ऊपर वाले से, B2 C1। ओके, फिर सर नीचे क्या रखेंगे? तो बेटा आपने किसका निकालना था? x का निकालना था ना, x को हटा दिया था आपने, y के। अब इसी y का इससे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नीचे से ऊपर तो B2 A1 होगा, ये B2 A1 है ना, तो B2 A1 माइनस B2 A1 हो गया। अब B1 A2, तो B1 A2 ये मेरा बेटा x का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि नहीं सर मैं तो x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ और ऐसा लाना चाहता हूँ, इस मेथड से ही करके देखना चाहता हूँ कि क्या ऐसा आएगा। चलिए करके देख लेते हैं ना, मन में कोई बात नहीं रखना है, करके देख लेना है, ठीक है। चलिए तो अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अब मुझे ना y का वैल्यू निकालना नहीं है, y का तो निकाल लिया हमने, x का निकालना है ना। x का अगर निकालना है बेटा तो किसको एलिमिनेट करेंगे? बेटा अगर x को निकालना है तो y को एलिमिनेट करेंगे, y का निकालना था तो x को एलिमिनेट किया था। यानी पहली बार तो हमने किसको एलिमिनेट किया था? पहली बार बेटा हमने जो है, पहली बार हमने देखो ये फर्स्ट टर्म x वाले टर्म को हमने एलिमिनेट कर दिया, y वाले टर्म को करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए y वाले टर्म को करते हैं। तो यहां से आप देखेंगे एलिमिनेशन का तो वही तरीका लेंगे हम लोग, एलिमिनेशन का बिल्कुल वही तरीका कि सर अब इस बार जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस B1 और ये B2, ये दो है ना, B2 का B1 में करेंगे क्योंकि ऊपर वाला ऊपर रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए यहां पर हो गया बेटा B2 A1 इंटू x, ठीक है, फिर प्लस B2 का इसमें हो गया, B2 का इसमें भी होगा। तो देखिए सर B2 B1 एंड ये वाला हो गया y प्लस, फिर B2 का C1 में भी होगा, तो B2 C1 इक्वल टू, फिर B2 का 0 में भी होगा तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब B1 का नीचे वाले में कर देते हैं। चलिए B1 का नीचे वाले में करिए, तो B1 A2 और x,
x प्लस, अब फिर से b1 का b2 में होगा बेटा, तो यहां पर आप देखेंगे b1 b2 एंड y प्लस फिर b1 का c2 में भी होगा, सर ये b1 एंड c2 और सर 0 में भी होगा इसका, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, यहां से अब बताइए एलिमिनेट करें हम लोग। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करिए सर, क्योंकि सब प्लस दिखा रहा है तो माइनस करेंगे। आप देख सकते हो कि y का कोफिशिएंट क्या है, b2 b1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है, b1 b2, बात तो एक ही है, b1 b2 या b2 एक ही है, तो सर इसको तो हटाइए, ये तो कट गया बेटा, अब बचा ये वाला। ठीक है, तो अब चलिए इसको थोड़ा फास्ट में कर लेता हूँ, है ना, हमने कर चुके हैं इसको, और इसको देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में सर x कॉमन है, x को बाहर निकाला, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर वाले से क्या बचेगा सर, ऊपर वाले से b2 a1 बचा, फिर माइनस बेटा, माइनस लगाया और फिर b1 a2, ये देखिए ये बचा कि नहीं बचा, सी दिस, ये इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। फिर सर यहाँ इधर इधर b2 c1 b1 c2, ये क्या है सर बेटा, इसको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे, मैं पहले लेके चला जाता हूँ। देखो जो माइनस में ये b1 c2 किसमें, माइनस में, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मैं इसको पहले से प्लस में कर लेता हूँ, b1 c2, और बेटा जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो b2 c1। क्या कहते हो बेटा, ये सही है। अब मुझे बताओ x का वैल्यू यहां से निकाल लें इजीली, तो सर x इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, बेटा ऐसे किया हमने, अब ये b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में b2 a1 माइनस b1 a2, ये हो गया, हाँ जी ये सर हो गया, x का वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये अब आप बोलेंगे सर क्या पता ये आपने जो निकाला था वो लॉजिक पकड़ के ये उससे बिल्कुल अलग हो, तो चलिए इसको भी वहीं पर ले लेते हैं और देखते हैं क्या सच में अलग है ना, ले लेते हैं हम लोग और चेक कर लेंगे। तो अभी देखिए साथ साथ ले लेते हैं ना, हाँ जी, ये हमने उस लॉजिक को देख के निकाल लिया था। कौन सा लॉजिक, जैसे y आ गया था हमारे सामने, तो हमने जो तरीका निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी को हमने देखा कि सर आया तो ऐसे है, तो ये क्या हो रहा है, सर कुछ तो हो रहा है और कुछ जो हो रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, वो तो एलिमिनेशन मेथड से हमने जब ऐसा किया तो हमने देखा कि सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस हमने वही ऑर्डर को इसमें फॉलो कर लिया y में। ठीक है, x का निकालना था, सॉरी हाँ x y तो निकाल लिया था, x में निकाल लिया हमने, y का निकालना था सर तो y को हमने ऐसे छुपा दिया, x से काम चलाया, x का निकालना था तो सर x को छुपा दिया, y से काम चलाया। तो अब ये चीज हमने y को देख के निकाला, लेकिन यहाँ पर जो हमने निकाला है वो पूरा एलिमिनेशन मेथड से निकाला है। क्या दोनों सेम है क्या, देखिए सर b1 c2 माइनस b2 c1, नीचे क्या है b2 a1 माइनस b1 a2, हाँ जी बराबर आ गया। तो हमने देख लिया कि x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, है ना, कोई भी एक क्वेश्चन लिखते हैं और तुरंत इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि अगर x इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू 2 है, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मैं बोलता हूं 2x प्लस 3y, है ना, 2x यानी 3 2 6 एंड ये 6, और यहां पर बेटा -12 इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं इसको -12 नहीं लिख के ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, बस ये देखना क्योंकि अक्सर हमारे पास ये ऐसे होते हैं। अब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो ये 12 आएगा, तो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरा इक्वेशन भी लिखता हूँ मैं, और वो मैं लिखता हूँ ठीक है 3x प्लस 2y, ऐसे लिख लेते हैं, है ना, तो 3 3 9 एंड 2 2 4, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा बेटा, है ना। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, एक जो अभी हमने रूल्स बनाया है उससे सॉल्व करेंगे, है ना, अभी जो हमने रूल्स बनाया है ये वाला। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या कैसे इसको याद करें, क्या तरीका लगाए कि ये याद हो जाए। बेटा कुछ याद नहीं करना है, अभी तो वही तरीका तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि x का अगर निकालना है तो x को ढक दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाला, तो सर पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जो बचा हुआ है वही b इंटू सी और b2 इंटू c1 ऊपर वाला हो गया, और सर नीचे वाले में क्या करना है, अब इसका इससे जो ढके थे उसको तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, b2 इंटू a1 माइनस ऊपर वाला b1 मल्टीप्लाइड बाई a2, बस आ गया। और उसी तरह से अगर y का काटना है तो y का ढकिए और इसके साथ करिए। तो चलिए देखते हैं हाँ यहाँ पर तो मैं अभी y का वैल्यू ले लेता हूँ, y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो सर y इज इक्वल टू, डायरेक्टली देखो आंसर, डायरेक्ट आंसर
y इज इक्वल टू, बेटा ये y है तो इसको अभी फिलहाल ऐसे देखो, हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं फिलहाल। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे ऊपर वाला, तो बेटा ये हो जाएगा 26, ये क्या बनेगा 26 माइनस, फिर इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले से होगा तो ये क्या बनेगा 36। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? अच्छा सर, ये तो हो गया। अब इसका इससे तो होगा, अब इसका इससे भी तो होगा, लेकिन चूंकि नीचे रख रहे हैं तो पहले नीचे वाले का नीचे से होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9, 10 to 3 9, नीचे वाला है तो पहले नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4। अब ये देखो ये -10 ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है ना, तो आपको ये रीजन पता, थोड़ा सोचिए कि गलत क्यों आ रहा है सर। यहाँ पर तो -10 और 5 तो -2 आ गया और हमने तो +2 माना है y का वैल्यू, गलत क्यों आ रहा है? थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचिएगा क्यों गलत आ रहा है, जबकि हमने तो रूल्स एकदम सही फॉलो किया। तो चलिए मैं बताता हूँ गलती कहाँ पर हुई है, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो गलती यहाँ पर हुई है, ये बेटा माइनस मानना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि देखो इक्वेशन हमारा किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, और उसको हमने उस फॉर्मेट में लिया है। तो बेटा इस +12 को जब इस फॉर्मेट में लिखोगे यानी इधर लाओगे तो ये +12 क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब ये होगा कि सिंबल को हमें चेंज करना, अगर इस फॉर्मेट में होगा तो इक्वल के जो उस तरफ होगा उसके सिंबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सर ये तो हो गया गलत, हाँ ये गलती मैंने जानबूझ के की थी ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू ठीक है। अभी देखिए अब करते हैं 2 इंटू 13, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा -26, फिर माइनस ब्रैकेट ले लें ऐसे, फिर 3 इंटू ये, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -36। ओके अब नीचे क्या होगा सर, नीचे जो है तो इसका इससे तो हो गया, अब इसका इससे ही तो होगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, तो माइनस करना है ना, हाँ ये माइनस करते हैं, माइनस तो 2 2 जा 4। अब ये देखिए ये क्या बनेगा -26 + 36, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 10 और ये कितना जाएगा 5, तो ये बताओ कितना आया, y = 2 आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ ये वाला आसान है या पहले वाला? आप बिल्कुल कहोगे कि सर यही वाला आसान है, हमने किया क्या, कुछ नहीं, कुछ प्लस माइनस तो किया है। अब चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, तो बेटा x को अगर करना है तो रुकिए थोड़ा सा हम लोग है ना इसको हटा देते हैं, यस। अब x को करना है, अगर मुझे x को करना है बेटा, तो इसको मैं घेर लूंगा ऐसे, इस पे ध्यान नहीं जाए, इसका इससे करना पड़ेगा, क्या कहते हैं ऊपर, तो 3 इंटू 13, तो बेटा ये हो जाएगा -39, फिर ब्रैकेट माइनस फिर करना पड़ेगा, ये तो पहला नंबर आया, फिर माइनस, ओके, फिर 2 इंटू -12, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -24, ठीक है। अब क्या सर, अब इसी का इस वाले में जिसको हमने हाथ से मतलब जिसको हटा दिया था उससे भी तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बार नीचे से ऊपर करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर, तो 2 इंटू 2 4 माइनस नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे 3 इंटू 3, यहाँ पर बेटा 9, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना बनेगा, आप देखो माइनस, ये -39 + 24 हो जाएगा ना, तो ये -15 बन जाएगा, और नीचे क्या है बेटा -5 आया, तो ये क्या बना 3, यानी x इज इक्वल टू क्या आया सर, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो देखो इजीली हमने कर लिया, लेकिन इसका डेरिवेशन आप देखो, डेरिवेशन हमने कहाँ से लिया है, वही एलिमिनेशन मेथड से ही लिया है, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आई? चलिए तो अब हम लोग एग्जांपल करेंगे और इसी मेथड से करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए ये देखिए, तो क्वेश्चन दिया है फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, एक बस जो है वो बैंगलोर में स्टैंड की है, इफ वी बाय 2 टिकट्स ऑफ मल्लेश्वरम का 2 टिकट लेते हैं एंड 3 टिकट्स ऑफ यशवंतपुर का 3 टिकट लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट इज ₹46, टोटल कॉस्ट 46 रुपीज आता है। देन अगेन बट इफ यू बाई 3 टिकट्स अब मल्लेश्वरम का लेते हैं, 2 के बजाय 3 लेते हैं, और 3 के बजाय यशवंतपुर का 3 के बजाय 5 टिकट्स यशवंतपुर का ले लेते हैं, तो द टोटल कॉस्ट इज 74। फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड यशवंतपुर, यानी जो बस स्टैंड है उसका मल्लेश्वरम का कितना है और यशवंतपुर का कितना है, ये किराया बताना है। चलिए तो मैं बोलता हूं बेटा देखो, लेट कि मल्लेश्वरम का जो 1 टिकट का दाम है वो m है, हाँ जी हो सकता है, तो 2 टिकट का दाम कितना होगा बेटा 2m, सही है। अच्छा यशवंतपुर का 1 टिकट का दाम जो है ना सर वो y है, तो सर 3 टिकट का दाम कितना होगा 3y, और सर ये टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट जैसे ही आएगा बीच में प्लस लगाऊंगा और इज इक्वल टू क्या दिखाऊंगा सर, टोटल कॉस्ट बताया जा रहा है क्या, यस सर 46,
तो ये तो हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसमें दो वेरिएबल है m एंड y। एक टिकट मल्लेश्वरम का, एक टिकट यशवंतपुर का, कितना है, कितने का होगा नहीं पता है, बट ये पता है कि सर 3 कितना होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 2 कितना होगा, 2 से, और दोनों को जोड़ने पर पता चल रहा है 46। लेकिन एक एक का ये तो नहीं कर सकते ना बेटा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। लेकिन आगे कंडीशन दिया हुआ है, आगे क्या बोला है, मल्लेश्वरम का 3 टिकट। तो अब चलिए फटाफट कर लेते हैं सर, 3m ओके एंड द प्लस हाँ यशवंतपुर का 5 टिकट्स। तो यहाँ पे बेटा 5y लिख लें और इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 74 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। अब आप चाहो इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो। चलो हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करने वाले हैं। तो बेटा m इज इक्वल टू, देखो ऐसे सीधा 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 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, m को हटा देते हैं, m का वैल्यू निकालना बेटा, तो m को थोड़ा हटा देते हैं ऐसे। अब 3 इंटू 4, चाहो तो मैं नहीं भी हटाऊंगा तो आप इतना तो समझ ही सकते हो, तो m को हटा दिया, इसका इससे होगा, तो 3 इंटू 74। अच्छा एक चीज और, क्योंकि सर ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट से हमने डिराइव किया था, हमने इस फॉर्मेट से डिराइव किया था सर, लेकिन यहाँ पर तो दूसरा फॉर्मेट है। तो बेटा ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मुझे यहाँ माइनस सोचना पड़ेगा कि सर ये माइनस में है। मैं माइनस लगाना जरूरी नहीं है, बट सोचना है कि माइनस है, ठीक है। चाहो तो मैं छोटा सा ऐसा माइनस दे सकता हूँ समझने के लिए बस, ठीक है। तो अब देखो 3 इंटू 74 कितना हो जाएगा बेटा, 7 21 3 चौके 12, 222 माइनस, अच्छा ये भी क्या होगा, माइनस में ही होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, ठीक है। अच्छा फिर ये वाला और ये वाला 5 चौके 20, क्योंकि माइनस में आएगा इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, और 230, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये ऊपर वाला तो हो गया। अब सर नीचे वाला बेटा m का वैल्यू निकालना था, m को तो हटा दिया था, अब इसी का इसके साथ कर, लेकिन नीचे से ऊपर, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9। ये चलिए देखिए कितना आ रहा है, तो बेटा ये कुछ आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 230 और माइनस का 222, तो बेटा 8 आ गया ये, और नीचे क्या आ गया बेटा 1। अब बताओ m का वैल्यू कितना आया सर, m इज इक्वल टू 8 आया, यानी मल्लेश्वरम का एक टिकट का दाम 8 रुपए है। तो सर यशवंतपुर का, तो बस ऐसे ही निकाल लो बेटा, ऐसे ही निकाल लो आप लोग यशवंतपुर के एक टिकट का दाम। चलिए देख लेते हैं। हाँ अब देखिए इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटा देते हैं, 2 इंटू माइनस 74, तो बेटा कितना हो जाएगा 140 माइनस 148, ऐसा ही होगा ना मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं, हाँ ऐसा ही होगा। अब बेटा फिर इसका इससे, तो अब इसका इससे होगा, तो 3 इंटू 46, तो 4 3 12 और 18 138, तो माइनस और फिर माइनस 138। ये क्या ये क्लियर है, हाँ सर ये ठीक है। अब नीचे वाले का कैसे करें सर, तो बेटा अब इसी का, क्योंकि किसका वैल्यू निकालना है, y का, तो इसका इसके साथ तो कर दिया, अब इसी का इसके साथ भी करना, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, तो 3 3 जा, देखिए 3 इंटू 3 सर ये तो हो गया 9 माइनस 9 माइनस ऊपर क्या बेटा 2 5 जा 10, तो ये हो गया 10, हाँ जी। अब ये देखो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 138 माइनस 148, तो बेटा ये माइनस 10 आएगा, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे माइनस 1 आ रहा है, तो फाइनली कितना आ गया, फाइनली 10 आ गया। तो यशवंतपुर का एक टिकट का दाम कितना आया, 10 रुपए, ठीक है। ये अब आप चाहो तो चेक कर लो इसके ऊपर रख के, चलो रख के चेक कर लेते हैं। देखो ये 8 2 जा कितना हो गया, 8 2 जा 16, और बेटा ये 10 3 जा 30, 30 और 16 कितना हुआ 46 हो जाता है। इसको चेक करो, 8 3 जा 24 और 10 5 जा 50, 50 प्लस 24 74 है ना, 8 3 जा 24 प्लस 50, 5 इंटू 10 50, तो बस हो गया 74। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो आप देखो ना ये कितना आसान हो गया, ऐसा लगता है सर ये तो क्लास 6 का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ ये मेथड अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आपका ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ p, एक वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पर p, does the pair of equation given below has unique solution, ये pair of equation दिया है और इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, ओके। अच्छा ये इक्वेशन क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8, मैं इसको लिख लूँ क्या यहाँ पर, लिख लेते हैं ना। चलिए ये देखिए, तो सर ये है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारे सामने, लिखिएगा। तो फॉर क्या बोला गया हमसे,
और इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? फॉर यूनिक सॉल्यूशन कौन सा कंडीशन होता है? याद आया आपको? सर कंडीशन तो याद आ गया सर, ये होता है A1 अपॉन A2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यही कंडीशन होता है। सर इसके बारे में फिर क्या कहते हैं? C1 अपॉन C2 के बारे में सर क्या कहते हैं? बेटा ये इक्वल हो या नहीं हो, इससे कोई बहस ही नहीं है, यानी यहां पर हमारा कोई बहस नहीं है, इस चीज से हमें कोई बहस नहीं है। किसके लिए? सिंगल सॉल्यूशन के लिए। क्यों बेटा? ये समझ में आ रहा है? देखो अगर ये ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, तो बेटा बस स्लोप, ये लाइन किसके लिए होता है? स्लोप के लिए होता है बेटा, ये स्लोप के लिए होता है, और ये वाई इंटरसेप्ट के लिए होता है। आपको पता चल गया, वाई इंटरसेप्ट मींस लाइन जहां से वाई से जाता है उसी को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि देखो ये मेरा एक लाइन है, तो बेटा इसका, और दूसरा लाइन भी लेता हूं, और दोनों का स्लोप बराबर लेकिन नहीं होना चाहिए। दूसरा लाइन अगर मैं लेता हूं तो दोनों का स्लोप, अगर स्लोप बराबर हो गया तो देखो दो कंडीशन बनेगा। एक तो सर ये कंडीशन बनेगा, ये देखो दोनों का स्लोप बराबर चल रहा है, या तो इसी के ऊपर जाएगा ऐसे, या तो इसी के ऊपर जाएगा, या तो कहीं दूर होगा, या एकदम सड़ जाएगा इसी में। तो अगर थोड़ा सा दूर हुआ तो नो सोल्यूशन, मतलब कोई मिलेगा ही नहीं तो सोल्यूशन, या तो एक के ऊपर एक जाएगा तो इन्फिनिट सोल्यूशन। फॉर्चुनेटली इसमें से कोई नहीं है, ये इसमें से तो कोई नहीं है ना बेटा, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा कि सर स्लोप बराबर नहीं है, तो स्लोप बराबर नहीं है तो ना यहां पर होगा ना इसके ऊपर से जाएगा, तो कैसे जाएगा सर? जैसे भी ले जाओ स्लोप बस बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं ऐसे करता हूं, ऐसे ले लेता हूं, ये एक हो गया हमारा। अब यहां पर आप देखोगे कि दोनों में x का वैल्यू 0 हो गया, x की तरफ जब देखेंगे यहीं पर टच कराना तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो स्लोप तो भले बराबर नहीं है लेकिन y इंटरसेप्ट बराबर है, तो भी एक सोल्यूशन आ रहा है। और सर अगर y इंटरसेप्ट बराबर ना हो, सर y इंटरसेप्ट भी बराबर ना हो, इसको अगर ले लिया जाए तो इक्वल को हटा दिया जाए, इस तरह ना स्लोप बराबर है ना y इंटरसेप्ट बराबर है, तो फिर तो बेटा देखो ये वाला होगा, ये अब यहां पर आया सोल्यूशन, यहाँ इसका y एक्सिस, यहाँ इसका x एक्सिस, यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें ये वाला लेना पड़ेगा कि सर स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए बस। अब चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सर ये 4/2 एंड p अपॉन में 2 ये सर बराबर नहीं होना चाहिए। सर बाकी 8/2 का क्या करें? बेटा ये आपकी मर्जी, छोड़ दो ना इसको, इससे कोई बहस ही नहीं है। शर्त क्या है कि सर यहां भी सॉल्यूशन आ रहा था जो इससे पहले हमने किया था, तो बेटा सॉल्यूशन तो आ रहा था ना, ये थोड़ी ना बोला था कि x इज इक्वल टू 0 ना हो। अगर स्लोप बराबर मतलब y इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा, दिस इज फॉर y इंटरसेप्ट, ये बराबर हो गया तो y इंटरसेप्ट बराबर होगा, और फिर हम x का वैल्यू 0 बोलेंगे कि x का वैल्यू तो फिर 0 हो, तो वो तो बात ही नहीं की जा रही, बस स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे बहस ही नहीं है कि सर ये क्या होगा, तो इसको हटा दो फिर, ये तो बस सर सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया। हाँ आप कह सकते हो। तो अब देखो मैं अगर p का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा 8 डज नॉट इक्वल टू 2p, ठीक है, तो फिर p क्या होगा बेटा? डज नॉट इक्वल टू 4 होगा ना। तो मैं ये बोलूंगा सर यूनिक सोल्यूशन के लिए एक चीज मैं बोलूंगा कि सर p जो है ना, ये जो p है ना सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, लेकिन किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सर ये जो p है ना, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 4 के बराबर बस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सर कुछ भी रख लो, कुछ भी नंबर रख लो, सब चलेगा। क्लियर है मेरी बात? कुछ भी नंबर मतलब कुछ भी रियल नंबर रखना है, रियल नंबर, इन्फिनिटी मतलब नहीं रख लेना है ना। तो p 4 के बराबर, अच्छा क्यों सर 4 के बराबर नहीं होगा? सर 4 के अगर बराबर हो गया, देखो यहाँ पर अगर मैं 4 रख लेता हूँ p की जगह पर, तो बेटा ये भी 4/2 स्लोप तो बराबर हो गया। स्लोप बराबर हो गया तो क्या होगा? या तो इसके ऊपर से चढ़ के जाएगा, या तो दूरी से जाएगा, या तो एक सोल्यूशन, या तो नो सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए। और यहां पर तो बोला गया है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो बस इससे हमें मतलब है, और बस हमने ये करके देख लिया कि सर दिस शुड नॉट बी इक्वल a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल b1/b2, तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 16, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है ये तो समझ ले। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है बेटा? है ना, पता है सबको, पता होना चाहिए। सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होना चाहिए।
सर ऐसा क्यों सर? तो देखो बेटा, ऐसा इसलिए, ये देखो ये ग्राफ है आपका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, किसी इक्वेशन का लाइन खींचता हूँ, ये खींच दिया हमने। दूसरा लाइन इसी के ऊपर से जाएगा तभी तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, यानी कि इसी के ऊपर से जाएगा तभी तो ऐसा होगा बेटा। इनफाइनाइट की जगह मतलब इनफाइनाइट जगह पर टच करना चाहिए, तो दो लाइन एक दूसरे को या तो किसी जगह टच नहीं करेंगी जब वो पैरेलल जा रही होंगी, थोड़ी दूरी होगी उनके बीच में। अगर एक के ऊपर एक चढ़ के चली गई, कोलिनियर बन गया, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, और यही कंडीशन है। या फिर क्रॉस कर जाएंगे ऐसे तो एक सोल्यूशन आएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो होता है स्लोप के लिए, सबको पता है ना, हाँ, और ये होता है वाई इंटरसेप्ट के लिए। ये आप मुझे बताओ, इसमें दोनों का वाई इंटरसेप्ट कहाँ पर है? एक ही जगह पर है सर, यहाँ पर। और दोनों का स्लोप क्या है? एक ही जैसा है। तो ये ग्राफिकली हमने समझ लिया, अब बस इसी को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। ये देखिए, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारा, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए देखिए ये हो गया हमारा। अब इस सिचुएशन पर हमें इसको लाना है, तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं नीचे a1 अपॉन a2। बेटा इसका x का कोफिशिएंट k है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा k अपॉन 12, फिर 3, y का कोफिशिएंट 3 है और यहां y का कोफिशिएंट क्या है बेटा? k है, तो मैं बोलूंगा ये बराबर होना चाहिए, तो 3 अपॉन k। तो ये भी सर बराबर होना चाहिए, कौन सा? ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, अब यहां पर आप देखो, अगर इसको ब्रैकेट डाउन करोगे ना आप, ये ब्रैकेट अगर आपने डाउन कर दिया मतलब निकाल दिया, ब्रैकेट हटा दिया, तो ये k क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और 3 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? 3 माइनस के अपॉन माइनस के, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को? या फिर माइनस हटाओ तो भी चलेगा, है ना। या तो आप चाहो तो देखो ऐसे लिख सकते हो सर, के माइनस 3 अपॉन में के। बात देखिए बेटा, इस माइनस को ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हट जाएगा और इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये ज्यादा अच्छा है ना, ये ज्यादा सुटेबल है। देखिए ये वाला ज्यादा सुटेबल है सर, के माइनस 3 अपॉन के रख लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, तो ये बराबर आना चाहिए। तो के का क्या वैल्यू रखो? तो पहले इसको इससे कंपैरिजन करते हैं ना, मतलब देखते हैं। तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सर के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा, 12 इंटू 3। तो के इज इक्वल टू क्या जाएगा? देखो अंडर रूट 36, और बेटा यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगता है, तो के इज इक्वल टू क्या आया? के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये तो पहले कंपैरिजन से पता चला हमें। अब लेकिन बेटा इसका इससे भी तो कंपैरिजन करेंगे, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, ये है 3k इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन क्या कहते हैं, दोनों तरफ नीचे k है ना बेटा, हटा दूं तो मैं इसको ऐसे ऐसे सोच लूं, 3 इज इक्वल टू के माइनस 3, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो फाइनली k का वैल्यू क्या आया? k का वैल्यू 6 आया। ओके सर, यहां भी 6 आया। अच्छा, फिर इसका और इसका भी तो आपस में करना पड़ेगा, इसका और इसका भी तो आपस में करना पड़ेगा। चलिए ये भी करते हैं, क्योंकि हर जगह बराबर होना चाहिए। क्या पता सिर्फ सर के का ये जो हमने 6 रखा है सिर्फ यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर है, ये और ये बराबर ही ना कर पाए, कुछ और वैल्यू हो जाए। और देखो यहाँ पर तो +6 और -6 दोनों आ रहा है ना, यहाँ पर तो सिर्फ +6 आ रहा है ना बेटा, तो -6 का क्या करेंगे? -6 छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आप k अपॉन 12 इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k। ये देखिए ऐसा हो गया। अब जरा आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस 36। हाँ जी ये सही है बेटा। अब ये देखो फाइनली क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा है, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये देखिए बन गया हमारा। अब सर इसका तो बहुत आसान दिख रहा है मुझे, k माइनस 6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है ना? देखिएगा ये। अच्छा, फिर सर यहां से देखो, यहां से यहां और यहां से यहां, k तो बाहर निकल रहा है, तो k को बाहर निकाल लीजिए। तो सर k को बाहर निकाला हमने,
यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये के स्क्वायर है बेसिकली। यहाँ पर क्या बचा बेटा, के -6। और देखो दूसरे में भी ये जो प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस अक्सर में दो माइनस से मिलकर बनता है, तो -6 में बाहर निकाल सकता हूँ। हाँ सर, -6 बाहर निकाल सकते हैं, तो -6 और फिर के -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखो ना क्या वैल्यू आ रहा है, दोनों चीजें बन रही है, के -6 एंड फिर के -6 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ के का वैल्यू क्या है सर, के का वैल्यू अगेन 6 आ गया, तो इसमें के का वैल्यू 6 आया, इसमें के का वैल्यू 6 आया, इसमें के का वैल्यू 6 आया, लेकिन सर एक -6 भी आ रहा है, तो उसको छोड़ देंगे बेटा, क्योंकि वो तो सिर्फ इस वाले ही कंपैरिजन में आ रहा है ना, बाकी सबको सपोर्ट नहीं कर रहा है वो। तो बस हमारा के का वैल्यू क्या हुआ, के का वैल्यू सर 6। यहाँ चलिए बढ़िया सा लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 6, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए, है ना, जो हमने ये मेथड देखा था, ये वाला, ये सर ये जो x और y का वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे हैं ना, इसके साथ एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको, है ना। देखिए एक चीज और हम लोग देखेंगे, तो मैं क्या करता हूं, ये आपका इक्वेशन है, ये उसका वैल्यू है x और y का। थोड़ा सा इसको ना एक और नजरिए से हम इसको देखते हैं कि देखिए हम लोग को पता है कि वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक बार लिखता हूं मैं बेटा, ये वाला कंडीशन A1 थोड़ा सा मोटा लेना चाहिए मुझे। हम लोग ये जानते हैं, ये देखिए हम लोग को पता है कि सर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें क्या होता है, इसमें सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इसमें सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। ये बहुत काम की चीज है, आपके सोचने के तरीके को बदलेगा ये चीज, है ना। ये बहुत ध्यान से देखना है। तो और ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये चीज हम लोग बेसिकली देख नहीं पाते हैं, है ना, टीचर स्किप कर देते हैं और हम लोग देखते नहीं है, ये चीज दिया हुआ है और ये रिलेट करेगा आपको, लॉजिकली बहुत रिलेट करने वाला है। तो आप देखेंगे कि सर x और y दोनों का इनफाइनाइट वैल्यू कब आ रहा है, जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। यहां से हम लोग देखते हैं कि पहले बेटा अगर ये जो चीज है इससे रिलेट करते हैं, तो नीचे में क्या दिया है, मैं y का ले लेता हूं, सर y इज इक्वल टू नीचे में जो दिया है, ये देखिए A2 B1 माइनस A1 B2, और ऊपर में क्या दिया है सर, ऊपर में दिया A1 C2 माइनस A2 C1, ऐसे ही दिया है ना। अच्छा, यहां पर मैं अगर इसको कंपेयर कर रहा हूं A और B का, तो ये सर नीचे A और B है, तो बेटा अगर ये देखो दोनों, मैं बोलता हूं कि सर अगर ना ये 0 आ जाता और सर ये भी 0 आ जाता, तो 0/0 को क्या बोलते हैं बताओ, 0/0 को इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट। क्या मतलब हुआ सर इस इनडिटर्मिनेंट का, मतलब हम डिटर्मिनाइन ही नहीं कर सकते हैं, यानी 0/0 कुछ भी लिख दोगे सब चलेगा। और याद करिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, ये आपका ग्राफ, ये इसके ऊपर आपने ये एक लाइन लिया और एक दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से जा रहा है, ये देखिए दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से जा रहा है, तो बेटा x और y के कितने वैल्यू हो जाएंगे सर, जो चाहो वो ले लो, क्योंकि देखो यही तो x है और ये पूरा इनफाइनाइट तक गया, तो x का कुछ भी वैल्यू आप ले लोगे, y का उसी हिसाब से वैल्यू आ जाएगा। तो x और y के इनफाइनाइट वैल्यू, यहाँ भी कुछ भी 0/0 सर 5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो 0/0 सर -9 लिख लो बेटा, कुछ भी लिख सकते हो 0/0, दैट इज व्हाई इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0/0 कब आएगा सर y का वैल्यू, जब बेटा A1 C2 और A2 C1 बराबर हो जाए, तभी तो बराबर चीज को माइनस करने पर 0 आता है। और यहाँ पर A2 B1 और A1 B2 ये भी बराबर हो जाए, और अगर सर मान लो ये बराबर होगा, पहले ऊपर वाले को लेते हैं ना, ऊपर वाले को लेते हैं, तो सर ये A1 C2 अगर बराबर हो जाए A2 C1 का, तो बेटा ये फिर ऐसा होगा A1 अपॉन में A2 एंड C1 अपॉन में C2, ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा एक। और सर अगर नीचे वाला बराबर हो गया, तो सर अगर नीचे वाला बराबर हो गया, ये देखिए नीचे वाला बराबर हो गया, तो सर A2 B1 इज इक्वल टू A1 B2। सर बराबर क्यों, बेटा बराबर होगा तभी तो 0 आएगा, ऊपर वाला बराबर होगा तभी तो 0 आएगा, और 0/0 के फॉर्मेट में ये आ रहे हैं तभी तो इनडिटर्मिनेंट होगा और तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हाँ या ना। तो बस हमने वही चीज देखना है। तो बेटा अगर ये बराबर हुआ तो इसका मतलब ये सर A2 अपॉन में A1, ओके, या A1 अपॉन A2 में लिखता हूं, है ना, वो थोड़ा ज्यादा सुटेबल है। तो सर ये B1 अपॉन B2 इक्वल टू A1 अपॉन A2। अब आप चेक करो जरा, क्या इसी कंडीशन पे नहीं आ गया है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, और यही A1 अपॉन A2 C1 अपॉन C2 के बराबर है, तो यही तो है फिर। और देखो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये रिलेट करेगा, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अगर सर सिर्फ वन सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा,
अगर मैं सिर्फ वन सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा सर? चेक करते हैं वन सॉल्यूशन। देखो वन सॉल्यूशन में ये ग्राफ हमारा ऐसे होता है, एक मान लीजिए ऐसे गया तो दूसरा बिल्कुल उल्टा जाएगा, और यहां पर ये वन सॉल्यूशन, दोनों का स्लोप भी अलग अलग है। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सर वन सॉल्यूशन के लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या है सर? वन सॉल्यूशन के लिए ये चीज जरूरी है कि सर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस इतनी सी बात है सर। आगे वाले का क्या करना है बेटा? आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, चाहे तो ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केस में यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो आएगा, यानी सर स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए। अब जरा चेक करें, हम लोग चेक करते हैं बेटा। ये देखो ये मैं इसको ले लेता हूं यहां पर। हाँ जी, ये देखिए ये हमारा हो गया। अब मुझे सर ना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं चाहिए, तो a1 और b1 कहां पर सर इन्वॉल्व है? सर यहां पर इन्वॉल्व है, ये सर यहां पर है। देखो नीचे यहाँ a1 y का लो या x का लो, बात एक ही है। तो एक सोल्यूशन तो चाहिए x का भी y का भी, तो सर ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सर ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये बेटा बराबर नहीं होगा तो इसको घटाने पर क्या आएगा बताओ? जीरो तो नहीं आएगा। कि बेटा देखो अगर x का वैल्यू हमने ये बोला कि ठीक है सर ये बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सर ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे सर? बेटा अगर ये बराबर नहीं है तो आप जरा इसको करो, इसको इधर ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। a1 इंटू b2 डज नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1। बेटा यही चीज है ना, यहाँ पर देखो तो सीधे भाई b2 a1, ये b2 a1 है और ये a2 b1 है। देखो बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो माइनस करने पर क्या आएगा? नॉन जीरो नंबर आएगा सर, ये नॉन जीरो आएगा। अच्छा ऊपर वाला भी b1 और c2 बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो अभी मानते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो बेटा अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्या आएगा? इधर नहीं होना चाहिए तो क्या आएगा सर? ये आएगा b1 c2 नॉट इक्वल टू b2 c1, है ना। आप चेक करो b1 c2 माइनस b2 c1। सर अगर ये बराबर होगा तब तो जीरो आ जाएगा, लेकिन बराबर नहीं आएगा तो जीरो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूं नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो क्या होता है? कोई रियल नंबर होता है ना बेटा, कोई रियल नंबर होगा और एक ही होगा, कोई 50 नंबर नहीं होंगे। तो बेटा एक सॉल्यूशन आ रहा है, देखो यहाँ पर एक सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, है ना। क्या कहते हो इस बात के लिए? एक सॉल्यूशन आ रहा है हमारा। चलिए अब सर अगर बराबर हो गया तो कोई बात नहीं, अगर ये बराबर हो गया तो मैं बोलूंगा सर अगर ये बराबर है, सर अगर ये बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, है ना बेटा। मान लो ये वाला है तो b1 c2 b1 c2 b2 c1 बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, है ना। बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो बेटा जीरो अगर आ गया तो जीरो अपॉन नॉन जीरो क्या होता है सर? जीरो अपॉन नॉन जीरो जीरो होता है, तो जीरो तो आया ना, जीरो इज ए रियल नंबर, एक सोल्यूशन तो आएगा ना। जीरो अपॉन नॉन जीरो क्या होता है? ये जीरो होता है। और नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो रियल नंबर, एंड इसको हटा दीजिए, नॉन को हटा दीजिए, जीरो अपॉन नॉन जीरो तो जीरो। बेटा जीरो याद करो, मैंने बताया था कि सर ऐसा अगर देखो इस तरह का स्लोप मिले ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू जीरो आया कि नहीं? वही है वो, है ना। तो चलो ये क्लियर हुआ, हमारा रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग। अच्छा अब दूसरा सर, दूसरा जो है हमारा पैरेलल लाइन जब बन जाते हैं, है ना। देखिए वो भी हम ग्राफ ले लेंगे सर। जब पैरेलल लाइन बनता है कुछ ऐसे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और सर एक ऐसे चला गया और एक ऐसे चला गया, ये सर पैरेलल लाइन है। इसका वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर है, इसका वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर है, स्लोप दोनों का एक है। तो इस केस में हमारा जो रिलेशन है वो क्या दिखाता है? रिलेशन सर ये दिखाता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर होना चाहिए स्लोप। डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सर ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2। तो पहले वाले को देखते हैं ना, पहले वाले को देखते हैं बेटा। अब ये x को ही मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, y को में भी आप कर सकते हो। तो पहले वाले में सर a1 और b1 इन्वॉल्व है, a1 b1 सर नीचे है, a1 b1 देखिए नीचे है। तो मैं यहाँ पर x का वैल्यू अगर लिखना चाहता हूँ तो देखिएगा, हाँ ये सर a1 b1 इन्वॉल्व है, तो सर ये बराबर होना चाहिए। बराबर होने का क्या मतलब है? बराबर होने का मतलब है सर ये बराबर होना चाहिए, मतलब a1 इंटू b2, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू b2 इंटू a1, ये बराबर होना चाहिए। ये किधर है सर? सर ये नीचे ही तो है, ये देखो नीचे है, यानी कि
ये मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको हटाता हूं। हाँ जी सर, ये वाला जो है ये है, और सर ये अगर बराबर हो गया नीचे तो सर जीरो आ जाएगा, ठीक है, नीचे तो सर जीरो आ गया, और ये बराबर होना पड़ेगा क्योंकि यही तो कंडीशन दिया है, तीसरा तीसरा ये कंडीशन दिया है, नो सोल्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या है, ये सर नो सोल्यूशन के लिए है ना, नो सॉल्यूशन, ये तो सर नो सॉल्यूशन के लिए है। तो सर ये नीचे वाला तो सर बराबर होना चाहिए, बट ऊपर वाला बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वाला भी बराबर हो गया तो 0/0 आ जाएगा, और 0/0 आ जाएगा तो कुछ ये वाला कंडीशन आ जाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेट, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू। तो सर ऊपर वाला बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाला अगर बराबर नहीं होना चाहिए तो B1C2 डज नॉट इक्वल टू B2C1। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा B1/B2 डज नॉट इक्वल टू, ये हमारा C1 है, C1/C2। देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये यहां से यही तो बन रहा है ना बेटा। तो B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये बराबर हो गया ना बेटा तो इसको भी बराबर होना पड़ेगा, और ये बराबर हो गया तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो सर ये कंडीशन फेल कर जाएगा कि 0/0 तो कुछ भी लिख दोगे वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें तो सर कोई आंसर नहीं है। इसके लिए सर ऊपर वाला बराबर नहीं होना चाहिए, और दिख रहा है साफ साफ कि सर ऊपर वाला बराबर नहीं है, तभी तो यहाँ पर कुछ रियल नंबर आएगा, कुछ रियल नंबर आएगा, और इसका वैल्यू क्या बोलेंगे बेटा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इसका आंसर बताओ क्या सर, जहां पर ये जाके मिलेंगे, कहां जाके मिलेंगे सर, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। बस देखो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो अनडिफाइंड, तो किसी भी रियल नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड आता है, ठीक है। चलिए वो बात की चीजें, बट इन्फिनिटी माना जाता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है ना ये पूरा हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब अगले पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल पूरा हुआ है, अब अगले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज देखें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।